सुल्तानपुर नाम के एक गांव में राकेश नाम का एक युवक रहता था जो दिन भर आवारा घूमता रहता था। राकेश के पिता चरणदास उस गांव में एक छोटा सा होटल चलाते थे जिससे वह अपना और अपने बेटे का पेट पालते थे। गांव वाले राकेश को चुगलखोर राकेश के नाम से जानते थे क्योंकि वह किसी को खुश नहीं देख सकता था। अगर उसे कोई हंसता या खुश इंसान दिखता है तो वह पूरी कोशिश करता है कि उसे उदास करने की या झगड़ा मोल लेने की। राकेश के घर के पास वाले घर में सुधाकर और दिवाकर नाम के दो भाई रहते थे जिनकी एकता पूरे गांव में एक मिसाल थी। राकेश को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती थी और दोनों भाइयों में फूट डालने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन दिवाकर अचानक से राकेश को मिलता है तो राकेश बोलता है, क्या हालचाल है तुम्हारे? दिवाकर ने जवाब दिया, मैं अच्छा हूं राकेश, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं। फिर राकेश बोला, हाँ वह भी ठीक है भाई, घर खेत और जमीन पूरा उसके नाम पर है ना, तुम तो मजे में ही होंगे। अगर तुम सोचने लग गए तो इससे तुम्हारा भाई सुधाकर को मुश्किल हो जाएगी ना। यह कहकर वो दिवाकर के मन में दुविधा सी पैदा कर देता है और दिवाकर जवाब देता है, सब कुछ उसके नाम पर है यह मैं मानता हूं, लेकिन मेरा भाई हिसाब का पक्का है और मुझसे बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करता। यह सुनकर राकेश को महसूस हुआ कि दिवाकर धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा है। तुम्हें हिसाब नहीं आता है, इसीलिए तो तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हें हिसाब दिखाता है और कभी भी साथ नहीं ले जाता। ऐसा कहकर वो दिवाकर के मन में संदेह पैदा कर देता है। परिणाम स्वरूप दिवाकर अपने भाई सुधाकर से अपना आधा हिस्सा लेकर अपने गांव चला जाता है और इसी प्रकार राकेश पूरे गांव में अपनी चुगलखोरी से हलचल मचाकर रखता है और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है। और ऐसी में एक दिन राकेश के पिता चरणदास का देहांत हो जाता है और होटल की सारी जिम्मेदारी राकेश को उठानी पड़ती है। होटल पर कर्ज होने के कारण उस होटल की जिम्मेदारी भी राकेश पर आन पड़ती है। कर्ज चुकाने और होटल की मरम्मत कराने के लिए राकेश बैंक से लोन उठाता है। कागजी कार्रवाई चली। बैंक अधिकारी भेस बदलकर होटल में आता है। यह चरणदास कौन है भाई? राकेश अधिकारी को कर्जदार समझकर अपने और अपने पिताजी के बारे में और होटल के बारे में बुरा भला कहकर वहां से भगा देता है। राकेश अपनी इस करतूत पर बहुत घमंड करते हुए सोचता है, लेकिन काफी दिन बाद भी लोन के अर्जी डालने के बाद उसे कोई भी बैंक से संपर्क नहीं करता। इसीलिए वह खुद बैंक जाकर अधिकारी से पूछता है, श्रीमान मैंने यहाँ अर्जी दी थी लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं आई लोन की, आप मुझे थोड़ा बताएंगे इस बारे में? यह लीजिए लोन की अर्जी। सभी कागजात को अच्छे से देखकर अधिकारी बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे लोन की अर्जी की जांच के लिए तुम्हारे होटल आए थे और वहां पर किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे होटल के बारे में बहुत गलत सलत बातें की हैं, इसलिए तुम्हारा लोन पास ही नहीं हुआ। होटल से आए अधिकारी को वहीं पर देखकर राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरों का मजाक उड़ाने के चक्कर में और चुगली करने के चक्कर में वह इतना मशहूर था कि अधिकारी को पहचान ही नहीं पाया। उस दिन उसे यह समझ आया कि जो भी दूसरों की खुशी छीन कर आनंद लेता है, भगवान उसकी खुशियों को भी छीन ही लेता है। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। चेचनवाड़ी नाम के एक गांव में नीरव और लक्ष्मी नाम का एक दंपत्ति जोड़ा रहता था। उनकी 10 साल की एक प्यारी सी बेटी थी। नीरव एक निजी कंपनी में एक अकाउंटेंट का काम करता और लक्ष्मी एक गृहिणी थी। इस परिवार के संस्कार बहुत ही अच्छे और सभी का भला हो सोचते थे। एक दिन उनके घर में व्रत था। उनके अनुसार वो किसी और को खाना खिलाने के बाद ही वो खाना खा सकते थे, तभी उनका व्रत सफल होगा। उस दिन नीरव से नियमित रूप से व्रत समाप्त करके लक्ष्मी को बोलकर भोजन करवाने के लिए आदमी ढूंढने के लिए निकल गया। लक्ष्मी अपने काम निपटा के घर के आंगन में मेहमान के इंतजार में बैठी थी। तभी लक्ष्मी को अपने घर के सामने 3 अलग अलग लोग बैठे हुए दिखाई दिए। देखने में वो भूखे और प्यासे लग रहे थे। लक्ष्मी खुश होकर सोचने लगी कि आखिरकार उसे भोजन करवाने के लिए लोग मिल ही गए। उसी समय नीरव निराश होकर अपने घर लौटता है। लक्ष्मी अपने पति का हताश और उदास चेहरा देखकर उसका हौसला बढ़ाने के लिए पूरी कहानी बताती है।
नीरव और लक्ष्मी उन तीनों बुजुर्ग लोगों को भोजन कराकर अपने व्रत सफलतापूर्वक संपन्न करने का फैसला करते हैं। अपनी बेटी प्रीति के साथ उन बुजुर्ग लोगों के पास जाते हैं। नमस्ते, आज हमारे घर में हम व्रत रखा हुआ है। किसी सज्जन को भोजन करने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे और तभी हमारा व्रत सफल होगा। आप तीनों कृपा कर हमारे घर आकर भोजन स्वीकार करें और हमारा व्रत सफल कराएं। ये सुनकर उन तीनों बुजुर्ग में से संपत्ति बोलता है, बेटी, तुम हमें भोजन के लिए आमंत्रित कर रही हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। भूख भी बहुत लगी है। जो भी निर्णय विजय करेगा हम वैसा ही करेंगे। तभी नीरव विजय नाम के बुजुर्ग को देखकर बोलता है, आपसे पूछने के लिए बोला है संपत्ति जी ने, आप आ सकते हैं ना? ये सुनकर विजय बोलता है, मन में आने की इच्छा तो है, लेकिन फिर भी आप एक बार संतोष आदि से पूछ लो। दादाजी, आप हमारे साथ आएंगे। आपके खाना खाने के बाद ही मुझे खाना मिलेगा। ये सोचकर संतोष गंभीरता से बोलता है, बेटी, तुम हमें पुकार रही हो, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम हम तीन में से किसी एक को ही चुन सकती हो। तीनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। लक्ष्मी को वो तीनों बुजुर्ग जाने पहचाने लगने लगे और याद करने पर लक्ष्मी को तीनों का असली रूप समझ में आने लगा। इस व्रत को गुरुजी की बातों को वो तुरंत अपने दिमाग में सोचती है और वह तुरंत अपने पति और बेटी को लेकर पूरी कहानी समझाने के लिए घर के भीतर ले जाती है। ये सब देखकर नीरव बोलता है, ये क्या लक्ष्मी, उन तीनों में से किसी एक को लेकर आना था, तुम ऐसे ही क्यों ले आई हो हमें? सुनो जी, ये हमारे लिए एक परीक्षा है। वो तीनों को मैंने कहीं देखे हुए है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन वो असल में वह हमारा भाग्य है। नीरव और बेटी प्रीति को ये बात समझ नहीं आ रही थी, तो नीरव लक्ष्मी को देखकर कहता है, ये क्या बोल रही हो? कौन सा भाग्य है? ऐसा पूछने पर जो पहले बोला था उनका नाम संपत्ति था, संपत्ति में धन। दूसरे बुजुर्ग का नाम विजय माने सफलता, और तीसरे जो बात कर रहे थे उनका नाम संतोष था, मतलब संतुष्टि। और वो तीनों साथ में नहीं आ सकते। इसका मतलब जो हम चुनेंगे वो हमारा नसीब होगा। जब हम व्रत कर रहे थे तो थोड़ा याद कीजिए, हमारे गुरुजी ने क्या कहा था। वह बोले थे, व्रत के समय पर भाग्य तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। लक्ष्मी की बात सुनकर नीरव को गुरुजी की बात याद आती है और वह खिड़की से उन तीनों को देखता है। तभी उसे जैसा लक्ष्मी ने कहा था वैसे संपत्ति, विजय और संतोष के असली रूप लगते हैं। तभी तीनों माँ बेटी बाप साथ में मिलकर उन तीनों में से किसी एक को घर लाना है, इसी सोच में लगे रहते हैं। तो हम संपत्ति को बुलाते हैं। अगर घर में संपत्ति रहेगी तो किसी चीज की चिंता नहीं होगी हमें। संपत्ति नहीं चाहिए हमें, अगर हमारे पास विजय होगा तो खुशी से रह सकते हैं। प्रीति सोच रही थी और वह दोनों प्रीति को देखकर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? माँ, संपत्ति और विजय तो बस कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन अगर संतोष को ले आए तो सोचो, जीवन भर हमारे घर में संतुष्टि और खुशी होगी। बेटी की बात सुनकर नीरव और लक्ष्मी कुछ चर्चा करने के बाद बाहर आकर उन तीनों बुजुर्ग के पास जाकर बोलते हैं, संतोष जी, हमने आपको अपने घर ले जाने का निर्णय लिया है। ये बात सुनकर संतोष उनके साथ घर जाने लगता है, तो साथ साथ संपत्ति और विजय भी उनका पीछा करने लगते हैं। वो तीनों भोजन करने लगे तो नीरव बोलता है, देखो लक्ष्मी, अपनी बेटी के कहने पर हम संतोष को घर ले आए, इसी कारण विजय और संपत्ति भी हमारे संग जुड़ गए। जीवन में सिर्फ संपत्ति रहने से खुशी मिलेगी, ये सोचने वाले मूर्ख होते हैं। ऐसे ही अगर हम विजय प्राप्त करते हैं तो संतोष से रहेंगे। ऐसे सोचने वाले भी काम अक्ल वाले होते हैं। हार हो या जीत हो, हमने संतोष रहना चाहिए। पैसा हो या ना हो, जीवन में खुशी और संतुष्टि होने चाहिए। अगर संतोष से जीवन व्यतीत करने की ठान लेते हो, विजय और संपत्ति हमारे पीछे पीछे आएंगे। खुद संतुष्ट होकर दूसरों को भी खुश रखना ही असली जीवन है ना लक्ष्मी?